A very good evening to all of you. Today we are going to study about blood clotting, blood vessels and structure and functions of heart. So starting with the blood clotting, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अब ब्लड क्लॉटिंग क्या मतलब होता है कि जब ब्लड फ्लो करता है, अगर मान लो हमारे कोई भी वेसल्स हैं या कोई भी हमारे वाउंड होता है, कट लग जाए बॉडी पे, तो वहाँ से जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है. ना वाई इट हैपन्स, क्यों वो थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाता है? बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो दिस इज़ कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो अब जो क्लॉटिंग टाइम होता है, किसी का कुछ होता है, अब कोई पर्सन है जिसका ब्लड जो है वो 1 मिनट 25 सेकेंड तक हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, किसी का 2 मिनट तक हो रहा है. सो ये जो क्लॉटिंग टाइम होता है ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. मोर ओवर ये वेरी कर सकता है कि जो कट है वो कितना डीप लगा है. सो दिस इज़ नॉन एज द क्लॉटिंग टाइम. सो नाउ वी आर सीइंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. अब ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसे है? फॉर दिस इज़ एन एंजाइम कैस्केड थ्योरी. सो एंजाइम कैस्केड थ्योरी का क्या मतलब है कि इसके लिए एक एंजाइम्स चाहिए. मीन्स ये जो ब्लड क्लॉटिंग है अपने आप नहीं होती, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, उनकी हेल्प से होता है. देन इट्स अ कैस्केड थ्योरी. कैस्केड थ्योरी का मतलब है कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा. ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टेप में ही मतलब कट लगा और उसके 1 मिनट बाद क्लॉट अपने आप बन गया. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. सो फर्स्ट इसके फर्स्ट स्टेप आ जाता है इंजर्ड टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. फॉर एग्जांपल आपके किसी एक पार्ट है पर्टिकुलर जिस पे कुछ इंजरी हुई है या डैमेज हो गया है. सो उस इंजरी से क्या होता है कि जो टिश्यू डैमेज हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी है, जैसे कोई ऑर्गन भी है तो ऑर्गन अल्टीमेटली टिश्यू का बना है, तो टिश्यूज़ फर्दर आपको पता है सेल्स के बने हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी ऑर्गन पे कोई इंजरी हुई है तो उसका जो टिश्यू है जब वो इंजर्ड होगा और उसमें जो प्लेटलेट्स रिलीज़ होंगे, डैमेज प्लेटलेट्स होंगे, वो जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड सेल्स, इन्होंने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये जो सब्सटेंस है थ्रोम्बोप्लास्टिन, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इट विल गेन. अब ये ब्लड के प्लाज्मा में है थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम लेगा, कैल्शियम के साथ इसने बना देना है मिलके थ्रोम्बोकाइनेज एंड एंजाइम. अब देखो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है दिस इज़ अ सब्सटेंस, लेकिन ये वर्क कब करेगा, जब इसके पास कैल्शियम होगा. देन इट विल कन्वर्ट इनटू द थ्रोम्बोकाइनेज, दैट इज़ एन एंजाइम. सो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है प्रोथ्रोम्बिन, फर्दर हम देखेंगे. ये उसको एक्टिव, वो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसको ये एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन की फॉर्म में कर देता है. अब यहाँ पे देखो ये है थर्ड स्टेप, ये प्रोथ्रोम्बिन है, दिस इज़ अ सब्सटेंस इनसाइड द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. तो उसमें क्या होता है कि जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, वो ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये ब्लड के प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ये इनएक्टिव सब्सटेंस है तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू एक्टिव सब्सटेंस, दैट इज़ थ्रोम्बिन. सो नाउ थ्रोम्बिन इज़ एन एक्टिव एंजाइम. फर्दर स्टेप क्या होगा कि एक हमारे ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन. सो दिस इज़ अ सॉलेबल, ये सॉलेबल प्रोटीन होता है, मींस बीच में सॉलेबलाइज हो जाता है. तो जो थ्रोम्बिन बना है, थ्रोम्बिन इसके ऊपर एक्ट करेगा ये एंजाइम, फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू फाइब्रिन. नाउ फाइब्रिन इज़ इनसॉलेबल. अब ये इनसॉलेबल है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो फाइब्रिन है ये कुछ ब्लड कॉर्पसल्स हैं जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है उसको साथ में लेके एक क्लॉट बना देगा. बिकॉज दिस इज़ इनसॉलेबल तो ये पहले एक मेश लाइक, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो आपने भी देखा होगा जब हमारे चोट लगने के बाद थोड़ी देर के बाद उस पर ऐसे नेटवर्क काइंड का स्ट्रक्चर आ जाता है, वो किसका बना होता है, फाइब्रिन का. तो जो फाइब्रिन होता है दैट इज़ इनसॉलेबल. इसके साथ इसके बीच में होते हैं ब्लड सेल्स, आरबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, तो पूरा का पूरा क्लॉट बन जाता है. अब जो विटामिन के होता है इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन लीवर्स. अब क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सब्सटेंस जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, सब्सटेंसेस विच हेल्प इन क्लॉटिंग. तो ये डिफरेंट काइंड के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं.
सो ये फर्दर अगर आप मेडिकल लेते हो तो हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो कि एक्स फैक्टर होता है, 9 ऐसे फैक्टर होता है, तो ये थोड़ा मतलब हायर क्लासेस में आता है। फॉर योर 10th क्लास यू नीड टू नो कि इसके जो विटामिन के होता है वो क्या करता है कि ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उन्हें बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्लॉटिंग फैक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मींस ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। सो देन हमारे पास आ जाता है ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज होती हैं ना, ये वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। जो ब्लड से हार्ट से ब्लड जो है हर एक ऑर्गन तक लेके जाती है एक्सेप्ट लंग्स। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन करनी। और इसमें जो लंग्स तक नहीं लेके जाती, बाकी सभी हर जगह तक ये लेके जाती हैं। बिकॉज ये क्यों नहीं, एक हमारे पास होती है पल्मनरी आर्टरी। सो जो पल्मनरी आर्टरी होती है, दिस इज एक्सेप्शन। पल्मनरी आर्टरी ओनली आर्टरी है हमारी बॉडी में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं उसमें, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है ना, जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो इसमें होता है लेफ़्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहाँ से जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हर एक बॉडी के पार्ट को देती है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स तक जो पल्मनरी एक आर्टरी होती है, सो दिस इज़ द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जब हम फर्दर आगे वर्किंग एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का, तब भी वहाँ पे आएगा। सो देन है हमारे पास वेन्स। तो वेन्स जो होती हैं ये पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन आती है, पल्मनरी वेन। सो पल्मनरी वेन जो है, दिस इज़ द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज जितनी भी वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो पल्मनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो देन आ जाती है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और वो 1 सेल थिक होती है। 1 सेल थिक का क्या मतलब है कि इसका जो जो इसको कवर कर रही है लाइनिंग, वो एक ही सेल की बनी है, मतलब एक सेल जुड़ के एक पूरी की पूरी उसकी लाइनिंग बनाता है। सो इनके मेजर डिफरेंसेस देखते हैं अब हम। सबसे पहले आ जाता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो जो आर्टरीज होती हैं टेक द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो आर्टरीज में बेसिकली होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड साफ खून होता है वो आर्टरीज लेके जाती हैं अप टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे भी एक चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स तक नहीं लेके जाती। तो वेन्स जो होती हैं दे ब्रिंग द ब्लड टूवर्ड द हार्ट। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक लेके आती है। इसमें भी फिर आ जाएगा एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, तो उससे डीऑक्सीजनेटेड थोड़ी लेके आएगी। देन आ जाती है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स होती हैं जो सबसे छोटी कैपिलरीज आर्टरीज होती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं आर्ट्रियोल्स। टू वेन्यूल्स। वेन्यूल्स भी होती हैं जो सबसे छोटी वेन्स होती हैं, जिन्हें हम इन दोनों के लिए एक कोलैबोरेटिव टर्म भी हम ले लेते हैं, सॉरी आर्ट्रियोल को हम कैपिलरीज भी कह देते हैं। वेन्यूल्स जो होती हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट वेन। तो अब होता क्या है कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अल्टीमेटली वो आर्टरीज के बाद छोटी छोटी कैपिलरीज में आएंगी जिनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल तक देगी और वहाँ से वेन्यूल्स निकलेंगी। वेन्यूल्स सबसे छोटी वेन्स, तो वेन्यूल्स के थ्रू वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। सो देन हमारे पास आता है काइंड ऑफ ब्लड। अब इसमें कौन से तरह का ब्लड होता है आर्टरीज में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन पल्मनरी आर्टरी। तो जो हमने पहले भी डिस्कस करा, द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ अगर हम वेन का देखें तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट इन पल्मनरी वेन। सो पल्मनरी वेन इज़ द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो कैपिलरीज में अगर देखें ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं आर्ट्रियोल से ब्लड जा रहा है टू द वेन्यूल्स।
तो आर्ट्रियोल्स में ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड और वेन्यूल में ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। सो देन हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर। अब आर्टरी से जो ब्लड है वो आ रहा है हार्ट से, तो हार्ट जो होता है हमारा वो पंप करता है, तो इससे जो ब्लड आएगा वो हाई प्रेशर पे होगा, बिकॉज पीछे से जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में आएगा। तो वेन्स मतलब पूरी बॉडी के ऑर्गन से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, तो इसमें प्रेशर बहुत लो होगा। और जो कैपिलरीज होती हैं इसमें भी जो प्रेशर होता है दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली लो, क्योंकि ये आगे जाती जाती आर्ट्रियोल है, आर्टरीज है, सॉरी आर्टरीज सबसे पहले एक होती है सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा। तो जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब देखेंगे आयोटा सबसे बड़ी आर्टरीज है, इससे आगे छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है, छोटी छोटी आर्टरीज फर्दर आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है। तो जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे तो प्रेशर तो कम ही होगा, जितना हार्ट के पास होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो आगे आगे हार्ट का जो इसका ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो कैपिलरीज में बहुत ही कम प्रेशर होता है। सो देन अगर ब्लड फ्लो की बात करें तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो विद रैपिडली विद जर्क, क्योंकि अब पीछे से एक प्रेशर लग रहा है, तो जब प्रेशर लगता है तो एकदम झटके से ब्लड फ्लो करता है जर्क्स के साथ। लेकिन वेन्स में अगर देखें तो ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क, क्योंकि वहाँ पे तो पीछे से कोई ऑर्गन प्रेशर नहीं ना लगा रहा, ब्लड जो हमारा पंप कर रहा है वो तो हार्ट ही कर रहा है, तो इस केस में ब्लड बहुत स्मूथली आएगा। सो ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क्स। उसी तरीके से कैपिलरीज जो है उसमें भी बड़ी स्मूथली मूव करेगा बिना किसी जर्क्स के। देन हमारे पास आ जाता है ल्यूमिन। अब ल्यूमिन होता है बच्चे जो भी सेंट्रल कैविटी है, अब मान लो ये हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है, तो ये एक आर्टरी है, तो आर्टरी में ये उसकी वॉल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली बना रही हूँ, ये हमारे पास आर्टरी है, ये इसकी वॉल है, तो इसके अंदर ये जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज ल्यूमिन, जो भी उसने अंदर स्पेस कवर करी है दैट इज़ ल्यूमिन। तो जो आर्टरीज होती हैं इनका जो ल्यूमिन होता है दैट इज़ नैरो। अब ये नैरो होता है तभी इसका जो जर्क है वो एकदम झटके से लगता है, क्योंकि पीछे एक तो इनका जो ल्यूमिन है वो कम है, दूसरी तरफ से जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड एक जर्क में आएगा। अगर हम आर्टरीज की वेन्स की बात करें तो इसका जो ल्यूमिन होता है दैट इज़ वाइड। अगर कैपिलरीज की बात करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन होती है तो इनका जो ल्यूमिन है वो बहुत ही छोटा होता है। अब इसमें आता है वॉल्स। तो जो आर्टरीज होती हैं इनमें जो आर्टरीज में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वॉल वो होती है जो सिंगल, मतलब मान लो अगर ये आर्टरी है इसमें तो कोई है नहीं, देन वेन जो है इसमें हमारे पास वॉल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये होती हैं वॉल्स जो क्या करती है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, ऐसा नहीं है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बाकी ऑर्गन्स में आ जाए। सो इस वजह से इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती है। अब इसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वॉल्व की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सो इसमें भी क्या होता है वॉल्स एब्सेंट होती है कैपिलरीज में। देन हमारे पास आ जाते हैं लोकेशन। तो मोस्टली जो हमारी आर्टरीज होती हैं दीज आर डीप सीटेड, मतलब ये हमारे सुपरफिशियल नहीं होती। जैसे अगर आप अपना हैंड पे भी ऑब्जर्व करोगे तो जो आपको दिख रही है ना वेन्स, वो जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं वो आर्टरीज नहीं, वो क्या होती हैं वेन्स। तो वेन्स मोस्टली सुपरफिशियल होती हैं और जो हमारी आर्टरीज होती हैं दीज आर डाउन सीटेड और डीप सीटेड। और जो कैपिलरीज होती हैं दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन, तो ये पूरी बॉडी में और पूरे ऑर्गन के ऊपर एक नेटवर्क बनाती है। सो देन फर्दर वी हैव